नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में। अभी आज की डेट से यानी कि 29 दिसंबर इस डेट से ही एक वैकेंसी क्रिएट हुई है और आपके लिए एडवर्टीजमेंट आया है और आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए भी। तो सबसे पहले हम लोग इस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे पूरा और समझेंगे और मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए है। तो जो वैकेंसी है इसे पे लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है लेवल 8। लेवल 8 के अंदर ही हमारे पास यहाँ दो वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। और दोनों की जो अपर लिमिट है एज की वो है 30 ईयर। और क्वालिफिकेशन की बात करें, ऑलमोस्ट सीजीएल के अंदर आप जानते ही हैं ग्रेजुएट लेवल है, तो ग्रेजुएशन होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि 60% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th के अंदर। ये भी कुछ क्राइटेरिया होती है जो आपको डिटेल में समझना होगा। अच्छा, ये तो लेवल 8 की बात होगी। अच्छा, लेवल 8 के बाद नेक्स्ट है लेवल 7। तो लेवल 7 के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। और इसकी भी जो एज है, एज लिमिट जो अप्लाई करनी है कि 20 से लेके 30 के बीच में मोस्ट ऑफ द पोस्ट की यही है। लेकिन एक पोस्ट ऐसी है जहां पे 18 से 30 तक अप्लाई किया जा सकता है असिस्टेंट की, जो कि मिनिस्ट्री और अलग अलग डिपार्टमेंट में आप बोल सकते हो। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एज 30 से कम है तो आप एसएससी सीजीएल के अंदर ऑलमोस्ट सारी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी लेवल 7 की। अच्छा, लेवल 7 के बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी जो है लेवल 6 के अंदर है। तो लेवल 6 की भी वैकेंसी ये आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हो कि असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह पोस्ट की वैकेंसी क्रिएट की गई है इसके अंदर। लेकिन जब एक पोस्ट ऐसी भी है जहां पे ये जो एज लिमिट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है और जो अपर लिमिट है ये 32 है, सिर्फ इसी पोस्ट में जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर। अदरवाइज सबके अंदर जो पोस्ट की जो एज है वो 30 तक ही है। अब लेवल 6 के बाद लेवल 5 को देख लेते हैं। लेवल 5 में जो ऑडिटर की पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर, और इसमें जो एज लिमिट है 18 से लेके 27 के बीच में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लेवल 5 के अंदर जो अपर लिमिट है एज की वो 27 है। ज्यादातर पोस्ट में यही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। यानी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो इसके अंदर सबकी जो एज लिमिट 27 है। अगर आप 27 ईयर से लेस देन अगर आपका ये एज है तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेवल 4 में भी सेम यही है, 18 से लेकर के 27 के बीच में एज कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया से या किस डेट से एज की कैलकुलेशन होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो 18 से 27 पोस्ट एज की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो डेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो उनकी होनी चाहिए 2 जनवरी 1994 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है जिनकी, वो 27 एज वाली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20 से 27 ईयर वाली एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो डेट होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 1994 से लेकर 1 जनवरी 2001 तक। 20 से 30 ईयर वाली पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो 1991 की जो 2 जनवरी होगी तब से लेकर के आप लेटर आप कह सकते हो कि 1 जनवरी 2001 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ आती है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिस पोस्ट में एज लिमिट 30 है उसकी एज की जो कैलकुलेशन होगी वो इस बेसिस पे होगी कि 2 जनवरी 1991 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में जिसकी एज आती है। और 32 जो लास्ट में एक पोस्ट रह गई है तो उसके लिए एज लिमिट 32 है। तो 32 के लिए ये है कि ये 1989 जनवरी 2 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में अगर कोई एज लिमिट के अंदर आता है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये तो बात रही कि जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में रिलैक्सेशन भी है एज के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंदर आता है तो उसे 5 ईयर की रिलैक्सेशन है अपर एज के अंदर। उसी तरह ओबीसी के अंदर 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी के अंदर 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के अंदर 13 ईयर, पीडब्ल्यू एससी एसटी में 15 ईयर। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है यानी कि किसी ने अगर मिलिट्री में या फिर आर्मी में किसी ने जॉब किया हुआ है पहले तो 3 ईयर रिलैक्सेशन उन्हें भी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल हो गए उन्हें भी 3 ईयर का ही रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अपर एज में। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डिफेंस में हैं और एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उन्हें जो मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलेगा वो 8 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
और कुछ और कंडीशन में जो एज की रिलैक्सेशन और लोगों को भी दी गई है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी सर्विस लेस देन 3 ईयर है तो अप टू 40 ईयर तक वो अप्लाई कर सकता है किसी भी पोस्ट के लिए। साथ के साथ अगर हम बात करें SC/ST कैटेगरी के अंदर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो उसे भी 45 एज तक वो अप्लाई कर सकता है। अगर हम बात करें विडो, डाइवर्स वुमेन या फिर वुमेन जुडिशरी के स्पेशली अगर कोई है इस कैटेगरी से तो उन्हें 35 ईयर तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर बात करें कि डाइवोर्स हो रखा है, किसी का विडो है, अगर उसकी एज कह सकते हैं 40 ईयर तक है, अगर वो बिलोंग करते हैं SC/ST की कैटेगरी के अंदर तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बात रही कि भी एज के बारे में। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। इनके लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ ये भी कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है कि अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोर्स मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है या फिर MBA वगैरह कर रखा है तो उन्हें एक तरह से ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर आते हैं, यानी कि इन लोगों को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाएगी बाकी अदर कैंडिडेट से। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन है कि अगर कोई जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है तो बैचलर डिग्री के साथ साथ उन्हें क्लास 12 के अंदर मैथ्स होनी चाहिए और उसमें 60% से मार्क्स उसके होने चाहिए मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर, तभी वो एलिजिबल होता है इस पोस्ट के लिए। बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट है सबके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए उन सारी यूनिवर्सिटी से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है कि ये सारी जो अप्लाई करें ऑनलाइन होना है और वेबसाइट इसकी ssc.nic.in यानी कि इसी वेबसाइट जो इनकी SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हेडक्वार्टर की, इसी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और लास्ट डेट की बात करें अप्लाई करने की तो वो 31 जनवरी 2021 है और रात के 11:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर फी की बात करें तो 100 रुपीज एज यूजुअल जैसे अभी तक होता आ रहा है कि 100 रुपए फी लगती है। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं यानी कि जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट हैं उनसे 100 रुपए लिया जाएगा एज ए फीस, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। लेकिन अगर कोई बिलोंग करता है, वुमेन कैंडिडेट है या SC/ST कैंडिडेट है या फिर PW कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है तो ये इनको फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये फी पेमेंट करने से एग्जम्प्टेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब फॉर्म भरते टाइम आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किस जोन में आते हो, जिस भी स्टेट या सिटी से आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है जो कि आपको चूज करना है। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप ये सेंट्रल रीजन के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर ये सिटी है जहां पे एग्जाम कंडक्ट होंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हो, सिक्किम से या वेस्ट बंगाल से, तो आपके लिए जो एग्जाम सेंटर जो आपको चूज करना है वो ये वाले हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी अदर स्टेट से जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जैसे कर्नाटका, केरला रीजन से बिलोंग करते हैं जिसके अंदर लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है, उसके लिए आप इन सिटी को चूज कर सकते हैं। और सिटी के ब्रैकेट में जो आप नंबर देख रहे हैं ये आपका एग्जामिनेशन कोड है जिसको आपको बाद जब आप अप्लाई करेंगे तब उस यूज आपको करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश रीजन से बिलोंग करते हैं जिसके अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 स्टेट आते हैं, तो ये सिटी आप एग्जाम सेंटर के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी अदर सब जो स्टेट हैं उसके लिए आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी स्टेट है 7 स्टेट जो है तो उसके लिए एग्जाम सेंटर ये सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के बाद आप बात करते हैं नॉर्थ रीजन जिसके अंदर दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड की बात करते हैं, उसके लिए आप ये सेंटर अपने एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हो इसे अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट रीजन से बिलोंग करते हो जिसके अंदर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब वाला जो एरिया है उसके लिए आपको ये एग्जाम सेंटर चूज करना है। अगर आप किसी साउथ स्टेट से बिलोंग करते हो, साउथ रीजन से बिलोंग करते हो यानी कि आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना से, तो आपको जो एग्जाम सेंटर आपको जो चूज करना है वो ये वाले चूज करना है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप इनको चूज कर सकते हो। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि फॉर्म भरते टाइम आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम सेंटर अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। फिर लास्ट में अभी वेस्टर्न रीजन की बात करें जिसके अंदर दादर नगर हवेली जो कि यूटी है, उसके अलावा दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, उनके लिए एग्जाम सेंटर ये रहने वाला है। अब सबसे जरूरी बात कि एग्जाम होगा कैसे। तो एग्जाम आप लोग अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले से भी पता होगा शायद कि इसे एग्जाम को 4 टायर के अंदर कंडक्ट किया जाता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, टायर 2 में भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, टायर 3 जो आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, और टायर 4 में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर आप कह सकते हो डाटा एंट्री, टाइपिंग वगैरह ये टेस्ट होने वाला है। तो 1 बाय 1 हम चारों टायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टायर 1 एग्जाम जो आपका होगा जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे, रीजनिंग,
रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी जीके भी बोल सकते हो आप, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और सबकी जो वेटेज है 25-25 क्वेश्चन होंगे और जो मार्क्स होंगे इनके 50-50 ईच, यानी कि आप ये कह सकते हो 200 मार्क्स का पेपर होगा। 1 आवर आपको टाइम अलॉटेड होगा, 1 आवर 20 मिनट। ये आप डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं। अच्छा, उसके बाद टायर 1 के बाद अगर टायर 2 की बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पेपर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। पेपर 1 आपका क्वांटिटी एबिलिटी, जिसके अंदर मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। पेपर सेकंड जो आपका होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होगा। फिर पेपर थर्ड आपका स्टैटिक्स के ऊपर होगा। पेपर 4 आपका जनरल स्टडीज का होगा। अच्छा, अब ये जो चारों पेपर होंगे ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर के ही होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है। टायर 3 जो होगा आपका ये पेन एंड पेपर मोड का पेपर होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे बल्कि आपको रिटन एग्जाम होगा आपका कंडक्ट, जिससे आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अपेयर हो सकते हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे, 1 आवर आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। और फाइनली जो लास्ट में जो टायर 4 एग्जाम जो कंडक्ट होगा, इसमें एक स्किल टेस्ट यानी कि आप कह सकते हो डाटा एंट्री का टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर प्रोफेंसी का टेस्ट होगा। जब ये चारों स्टेज क्वालिफाई करते हैं तब आपकी अपॉइंटमेंट होगी। बाकी अब ये जो सिलेबस डिटेल में आप देख सकते हैं, टायर 1 में क्या सिलेबस है, टायर 2 में क्या सिलेबस है, टायर 3 में क्या सिलेबस आपका होगा, ये आपकी ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ये पूरा सिलेबस और बाकी डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और सिलेबस वगैरह देख करके उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई कर लेना है अलग अलग पोस्ट के लिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए, ईमेल आईडी भी आपका वेरीफाइड होगा, उसके अलावा कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें आधार नंबर भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन आपको दिए गए जहां आईडी प्रूफ आप यूज कर सकते हैं। और जाते जाते ये कहूंगा कि लास्ट डेट एक बार और बता देता हूं कि इसको अप्लाई करने की ऑनलाइन सबमिशन की जो लास्ट डेट आपकी होगी वो 29 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसकी जो फी पेमेंट, मतलब जो आप फॉर्म अप्लाई करके फॉर्म रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, 31 जनवरी 2021 है। फी पेमेंट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से कर रहे हो, तो 2 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन मोड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि चालान जनरेट कर रहे हैं, तो 4 फरवरी तक आप चालान जनरेट कर सकते हो। और इसकी पेमेंट जो बैंक में आप कर सकते हो 6 फरवरी तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर एग्जाम डेट के बारे में कोई जो एक डेट जो रेंज आपको दी गई है वो कुछ इस तरह से कि 29 मई 2021 से लेकर के 7 जून 2021 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जो मैं पॉइंट्स जो डिस्कस कर रहा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, सिलेबस के और बाकी डिटेल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सारी डिटेल मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।